हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते इंग्लिश लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस इंग्लिश में, जहां पे आप करते हैं मेरे दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मेरे दोस्तों अभी हम लोग CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम लोग आगे और करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। ये है आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि नरेशन चेंज करना है। नरेशन मतलब आपको तो पता ही होगा कि होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी इन्वर्टेड कॉमा जो है सो क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं है, और अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इसका मतलब है क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका इनडायरेक्ट नरेशन में है। और इनडायरेक्ट नरेशन में तो उसको चेंज करना होगा हमको किसमें, डायरेक्ट नरेशन में। आइए देखते हैं, हम यहाँ पे लिखा है मनन सेड। मनन सेड के बाद आ गया है दैट। अब दैट आ गया, इसका मतलब सीधा सा है कि सेंटेंस असर्टिव होगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंटरोगेटिव हो गया, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आई कह रहा है ही हैड। अब ही आ गया थर्ड पर्सन। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो फिर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डायरेक्ट नरेशन में भी थर्ड पर्सन में होगा, या फिर डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में होगा। तो वो चेंज करेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज के अकॉर्डिंग। अगर वो सेकंड पर्सन में होगा तो वो चेंज करेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनन सेड लिखा है और किससे कह रहा है, ये नहीं लिखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टिंग क्लॉज किसको कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर मनन सेड के बाद सीधा दैट आ गया। मनन ने कहा किससे, वो बात नहीं कही गई है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लॉज में नहीं है। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लॉज में नहीं है, यानी कि मनन के हिसाब से चलेगा क्या, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जरूर आई रहा हुआ होगा। वैसे भी यहाँ पर तीनों ऑप्शन में क्या है, हमारे पास आई ही है, तो ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। आइए वैसे देखते हैं हम, आई तो चेंज हो गया ही में, क्योंकि आई चेंज हो जाए किसके अकॉर्डिंग, मनन के अकॉर्डिंग। आई कह रहा है ही हैड। अब हैड आया है तो फिर दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डायरेक्ट स्पीच में भी हैड होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट स्पीच में V2 होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होना चाहिए मेरे साथियों, हैव। यानी कि या तो हैज हैव होना चाहिए था डायरेक्ट स्पीच में, या तो हैड होना चाहिए था डायरेक्ट स्पीच में, या तो V2 होना चाहिए था डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे ऑप्शंस में हम देख रहे हैं लिखा है आई हैव, आई हैव, आई हैड। यहाँ पे आई हैड नो वर्क टू डू दैट डे, तो दैट डे में चेंज नहीं होता है, टुडे चेंज होता है दैट डे में। तो टुडे कहाँ है मेरे साथियों, ये रहा टुडे, यहाँ पर है। तो टुडे जहाँ है टुडे चेंज हो जाता है इसमें दैट डे में। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन से हमको डायरेक्ट नरेशन में आने की जरूरत थी मेरे साथियों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेक्यूना का चाहिए आपको सिनोनिम। लेक्यूना का सिनोनिम चाहिए। वैसे लेक्यूना का मतलब क्या होता है, लेक्यूना का मतलब होता है कोई अंतराल, कोई अंतराल, कोई इंटरवल, कोई कमी, कोई अंतराल, कोई कमी, कोई इंटरवल। इसका मतलब होता है लेक्यूना का मतलब होता है अभाव। हम ये भी कह सकते हैं अभाव। ठीक है, आइए मिसफॉर्चून का मतलब तो पता ही है आपको, किस्मत। मतलब फॉर्चून मतलब क्या होता है, किस्मत। मिस फॉर्चून मतलब अनफॉर्चुनेट, जो हम लोग कह देते हैं। मिस फॉर्चून मतलब बदकिस्मत के लिए। लैंग्वर, लैंग्वर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिथिलता। शिथिलता मतलब क्या होता है, सुस्ती। सुस्ती से आप समझ सकते हैं इसको, सुस्त, शिथिलता, सुस्ती। ठीक है, नेक्स्ट है अपैथी। देखिए अपैथी से रिलेटेड दो वर्ड और है, एक है सिंपैथी, एक वर्ड है सिंपैथी, और दूसरा वर्ड है एम्पैथी। सिंपैथी, एम्पैथी, और एक वर्ड यहाँ पर है अपैथी। समझते हैं इन तीनों वर्ड को। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे सामने कोई बच्चा आया रोते हुए, कहा कि भैया भैया मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। ठीक है, तो मुझे उसकी बात को सुन करके मुझे उसके ऊपर तरस आया, मुझे बुरा लगा। तो मैंने कहा कि अरे भाई चलो ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकता हूँ, मुझे मेरे अंदर तुम्हारे प्रति जो है सो सिंपैथी है, भाई मेरे शांत हो जाओ, मत रो। तो एक सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अब कोई इंसान आता है मेरे सामने रोते हुए और कहता है कि भैया 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 मेरा फ़ोन चोरी हो गया, देख लो यार। अब मुझे उसका दर्द इस वाले केस में भी समझ में आ रहा है, लेकिन इस वाले केस में इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा भी फ़ोन चोरी हुआ था। तो मेरा फ़ोन जब चोरी हुआ था तो मैंने जो दर्द महसूस किया था उस टाइम अपने लिए, वही दर्द अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। भाई इसको किस तरह का दर्द महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एम्पैथी। दोनों में तो हम लोग क्या कहते हैं,
दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले के प्रति हम लोग सद्भावना ही रखते हैं, सामने वाले के प्रति हम लोग सहानुभूति ही रखते हैं, सद्भावना नहीं। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले के प्रति सहानुभूति ही रखते हैं, दोनों में। इसमें भी सहानुभूति रखते हैं और इसमें भी सहानुभूति रखते हैं। लेकिन एम्पैथी में क्या है, उसके दर्द को अपना दर्द समझ करके फील करना, या फिर मेरे साथ कोई घटना घटी थी उसको याद करते हुए हम समझें कि भाई हाँ, उसको भी अभी वैसा ही महसूस हो रहा होगा, तो वो एम्पैथी हो जाएगा। वहीं सिंपैथी क्या है, सिंपैथी मतलब जनरली जब कोई सामने वाला परेशान होता है तो उसके प्रति जो बुरा फील करते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं वो सिंपैथी है हमारे अंदर। अपैथी क्या है, अपैथी का मतलब कुछ भी फील नहीं हो रहा हमको, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी फील नहीं होता। वैसे अपैथी का एक मतलब होता है उदासीनता, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वर्ड में हाइटस। हाइटस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खाली जगह। अब इसका मतलब खाली जगह हो गया, तो खाली जगह यानी क्या, किसी भी चीज का अभाव। खाली जगह मतलब सीधी सी बात है, किसी चीज का अभाव होगा। लेगुना का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर हाइटस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट एसेंट एसेंट, ठीक है, एसेंट। और ये क्या हो गया, डिसेंट। ये क्या हो गया, एसेंट हो गया, ये क्या हो गया, डिसेंट हो गया, ठीक है। एसेंट का उल्टा क्या होता है, डिसेंट होता है। अच्छा, वैसे असेंट का एक और स्पेलिंग होता है असेंट। इस असेंट का मतलब क्या होता है, सहमति देना। इसका मतलब क्या होता है, सहमति देना, ठीक है, असेंट करना, ठीक। तो असेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंट। पेटेंट आप जानते ही हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, रिसेंट। रिसेंट, अब ये रिसेंट क्या है, ये विद्रोह वाला रिसेंट है, ठीक है, ये विद्रोह वाला रिसेंट है, ये क्रोध वाला डिसेंट है, ये क्रोध वाला रिसेंट है, कहते हैं ना रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट फैल गया यानी कि विद्रोह वाली भावना आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंट हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 33 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, एक ईमानदार व्यक्ति, एक अनएक्सपेक्टेड विनर, मीन पर्सन यानी कि मतलबी व्यक्ति। मीन का मतलब क्या हो गया, मतलबी हो गया, मतलबी व्यक्ति, या फिर स्लो रनर जो धीरे धीरे दौड़ने वाला हो वो। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, डार्क हॉर्स का सीधा सा मतलब है भैया एक ऐसा इंसान जिसपे हमें लगा नहीं था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ, जीत गया, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चेंज वॉइस। प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर अ पार्टी। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्रीति है, तो प्रीति क्या हो गया भाई साहब, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, इनवाइटेड। तो इनवाइटेड कौन से फॉर्म में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। और फिर इसके बाद क्या है, ऋतु यानी कि हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट डैश प्लस वॉज या वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट डैश, ठीक है। तो प्रीति की जगह ऋतु, ऋतु की जगह प्रीति। तो यहाँ पे प्रीति प्रीति आया है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या होगा, ऋतु। ऋतु आ गया सबसे पहले। यहाँ लिखा है इज, यहाँ लिखा है वॉज, तो ये तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में इज होगा नहीं, तो पहला वाला भी गलत हो गया। सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, ऋतु वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी बाई प्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि द ओल्ड लेडी नीडेड लव। जो बूढ़ी औरत है उनको प्यार की जरूरत थी, स्नेह की जरूरत थी, एंड केयर और ख्याल की। मतलब केयर मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला, ठीक है। बियॉन्ड मनी, तो पैसे के परे कि पैसे के साथ साथ। बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, इन एडिशन टू, मतलब पैसे के साथ साथ उन्हें प्यार और केयर का भी, स्नेह और केयर का भी उनको जरूरत था। बीनीथ का मतलब क्या होता है, बीनीथ का मतलब तो नीचे होता है, तो नीचे थोड़ी। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है ना। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। तो बगल में नहीं, के अलावा, मतलब उसके और साथ में क्या चाहिए, पैसे के साथ में और क्या चाहिए, तो लव और केयर चाहिए। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, छठे का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लेंच। क्लेंच का मतलब क्या होता है, क्लेंच का मतलब होता है पकड़ना। क्लेंच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो मतलब क्या होता है, पकड़ना, पकड़ना, पकड़ना। जब किसी चीज को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, क्लेंच कहते हैं। टाइटन का मतलब क्या होता है, कसना। टाइटन का मतलब भी क्या हो जाता है, कसना।
क्लैस्प का मतलब भी पकड़ने सेंस में, होल्ड का मतलब भी पकड़ने के सेंस में, रिलैक्स का मतलब होता है छूट देना, ढीला रखना, ठीक है। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का आंसर हो जाएगा, सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? रिलैक्स। क्लेंच का उल्टा क्या हो जाएगा? रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से वॉइस चेंज करना है। द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। अब यहाँ पे देखो द स्मिथ्स क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या आ गया? हैव, यानी कि हैज हैव हैड कहाँ लगता है? सेंटेंस जब प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो आ गया हैज हैव हैड वाला, ठीक। इसके बाद क्या है? V3। आपको पता है कि पुट जो है तो पुट होता है, V1 V2 V3 सब में पुट ही होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। अब क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। तो इज तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, वॉज भी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैज बीन प्लस V3। पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एरर बताना है। सबसे पहले क्या काम करना है भाई साहब? हमको सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब कभी भी आपको एरर का क्वेश्चन बनाना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या? जरा देखो भाई, मेरे तरफ मत देखो, इधर देखो। क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट? दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन तो सिंगुलर हो गया, इज लिखा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लिखा है, ये भी सही है। क्वाइट और टू दोनों आ गया, ठीक है। क्वाइट और टू दोनों नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा क्वाइट। मेरे लिए काफी सरल है। क्वाइट सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेरे लिए काफी सरल है, काफी सरल, काफी आसान। मेरे लिए क्या था ये क्वेश्चन? काफी आसान था। अब कहोगे सर टू क्यों काट दिए? क्योंकि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू जब आता है ना, प्लस V1, या फिर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस बी प्लस V3, अगर ये आता है, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ टू बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ टू, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ TOO। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नन अकरेंस ऑफ एनी एक्शन, नन अकरेंस ऑफ एनी एक्शन। और यहाँ पे ये एक्शन कहाँ से आएगा? ये एक्शन ये रहा V3 के फॉर्म में और ये रहा V1 के फॉर्म में। मतलब जो एक्शन दिया हुआ है उस एक्शन का ना होना, ठीक है। तो अगर टू सिंपल फॉर मी टू आंसर हो जाता तो इसका मतलब क्या होता है? भाई साहब मेरे लिए वो इतना आसान है कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पे टू जो है सो गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? क्वाइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9th का 2 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉइंग्स और राइटिंग्स scribbled on walls in public places। ग्रेफिटी होता है ये। क्या होता है? ग्रेफिटी। जब दीवारों पे आप देखे होंगे कि चीजें लिखी गई होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीवारों पे जब चीजें लिखी होती है तो क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेफिटी कहते हैं। पोस्टर, स्केच, होर्डिंग कुछ नहीं होता। पोस्टर तो कागज का होता है भाई, स्केच आप जानते ही हैं, स्केचिंग होती है। होर्डिंग आप जानते ही हैं कि प्रिंट करवाया जाता है उसके बाद उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो होर्डिंग भी नहीं होगा, ग्रेफिटी होगा। अगला क्वेश्चन, सोलेम्न वे। सोलेम्न वे का मतलब क्या होता है? देखो सोलेम्न का तो कई सारा मतलब होता है। वैसे सोलेम्न का यहाँ पे मतलब हम लोग पवित्र से भी समझ सकते हैं, महत्वपूर्ण से भी समझ सकते हैं, गंभीर से भी समझ सकते हैं। सोलेम्न का कई सारा मतलब होता है, ठीक है। सोलेम्न का क्या चाहिए? डिग्निफाइड, ट्रिवियल, एक्साइटेड, फ्रिवलस। फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है। ट्रिवियल का मतलब भी तुच्छ होता है। एक्साइटेड तुच्छ, तुच्छ, ओछा, तुच्छ, तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा, मामूली। एक्साइटेड का मतलब आपको पता ही है, क्या हो जाएगा इसका? डिग्निफाइड इसका हो जाएगा, डिग्निफाइड। वैसे सोलेम्न का मतलब महत्वपूर्ण भी हो सकता है, सोलेम्न का मतलब महत्वपूर्ण भी होता है। सोलेम्न का मतलब ऑनेस्ट, हम्बल के रिस्पेक्ट में भी हम लोग समझ सकते हैं सोलेम्न का मतलब। तो डिग्निफाइड या सोलेम्न तरीके से काफी ही सौहार्दपूर्ण तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम। देखो मेरे भाई ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन। और मेरे भाई जब ये टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इसके लिए तुम ऑ का यूज क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुमको पता होना चाहिए कि वेरी लिटिल टाइम का मतलब होता है, वेरी लिटिल टाइम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो टाइम। ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब ना के बराबर समय, बहुत कम समय, ना के बराबर समय। तो अ वेरी लिटिल टाइम नहीं होगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? लिटिल टाइम, वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, यानी कि शो के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम समय था। बहुत कम यानी कि ना के बराबर समय था। अ वेरी लिटिल टाइम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम जो है सो एक अनकाउंटेबल
नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन। हर्ष का जो वॉइस है एम्प्टी रूम में, एम्प्टी रूम ऑफ देयर न्यू हाउस, उनके घर का जो, उनके नए घर का जो खाली वाला रूम था, उसमें हरीश का वॉइस क्या होगा? हरीश का वॉइस होगा, हरीश अगर एक बार कहेगा हेलो तो 3 बार होगा हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो हेलो हेलो क्या होगा? 3-4 बार वो क्या हो जाएगा? इको करेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रीसाउंडेड यूज करेंगे। वैसे रिलैप्स्ड का मतलब क्या होता है? मतलब वापस से उसी जगह पर वापस जाना, पहली गलती में दोबारा फंसने के लिए। रिवर्टेड, रिवर्ट मतलब समझते हैं जवाब देना। रिवर्ट किया, उसने रिवर्ट दिया तो जवाब देना, रिवर्टेड जवाब दिया। ठीक है, रिजॉर्टेड मतलब किसी चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए हम लोग रिजॉर्टेड कहते हैं। रिजॉर्टेड टू मैल प्रैक्टिसेस, रिजॉर्टेड मतलब प्रैक्टिस में लाना। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रीसाउंडेड, यानी कि इको वाली जो बात होती है ना, जो टकराता है, आवाज कंपन होता है, तो वही हो जाएगा रीसाउंडेड हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, अगर वो और दूर तक इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसे मेरे पास भेजो। ऐसा होगा क्या? ना ना बेटा, ना ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अगर उसे और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए, फार्दर की जगह पर क्या हो जाएगा? फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर उसे और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे मेरे पास भेजो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। काफी आसान। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट मकोड़ों की जो पढ़ाई होती है उसको क्या कहते हैं? कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी तो जीव विज्ञान है। अब जीव विज्ञान में क्या आता है? कीट मकोड़ा भी आता है, पेड़ पौधा भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये तो जीव विज्ञान हो गया। इकोलॉजी का मतलब होता है, क्या होता है? लिविंग थिंग्स और उसके सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स और उसके सराउंडिंग्स, और उसके सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? लिविंग थिंग्स और उसके सराउंडिंग्स की स्टडी। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब हो जाएगा। जियोलॉजी आप जानते ही हैं, भूगर्भ विज्ञान है ना। भूगर्भ विज्ञान यानी कि जमीन के, अर्थ के क्रस्ट के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे क्या क्या चीजें हो रही हैं उसकी पढ़ाई को जियोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगले क्वेश्चन पे, स्टोन्स थ्रो, भाई साहब ढेला फेंके, पत्थर फेंके, उसके ऊपर जाके टकरा गया, इसका मतलब क्या है? ये वो इंसान मेरे से काफी नजदीक खड़ा है। शॉर्ट डिस्टेंस। स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो जाता है? शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ पर एरर एक नाउन चैप्टर से भी बनता है कि स्टोन में अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये नॉन लिविंग है, जबकि ये उसका एक्सेप्शन चलेगा। स्टोन थ्रो में स्टोन के ऊपर लगता है। वैसे फ्रेज क्या है, इडियम क्या है? कहा जाता है कि ही इज stone's throw, he is at a distance of stone's throw away from me, तो बहुत ही नजदीकी दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आइल है, डॉर्न है, अटिक है, ऑल्टर है। क्या होगा? ऑल्टर होगा, अटिक होगा। अटिक क्या होता है? एडॉर्न क्या होता है? आइल क्या होता है? वैसे आइल, आइल का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें एडॉर्न, तो एडॉर्न का मतलब तो सजाना होता है। सबसे पहले एडॉर्न का मतलब अगर देखें तो सजाना होगा। आइल का मतलब क्या होता है? गलियारा। इसका मतलब क्या होता है? गलियारा, बरांडा जिसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, आल्टर, ये क्रिश्चियंस के जब चर्च आप देखेंगे ना, तो चर्च में देखेंगे कि एक टेबल जैसा बना होता है, वहां से ना कह सकते हैं हम लोग ब्रेड जो प्रेयर ऑफर करने जाते हैं, तो जो रिटर्न में जैसे हम कह सकते हैं कि प्रसाद मिलता है ना, तो उस तरीके से वहां पर कुछ चीज दिए जाता है, कुछ चीज दिया जाता है प्रेयर के समय। तो जिस टेबल का यूज किया जाता है ना, तो वहां पे हम कहते हैं क्या? उसको हम क्या कहते हैं? आल्टर। जहाँ पे कैंडल्स लगाया जाता है चर्च में, जहाँ पर एक टेबल टाइप बना होता है जहाँ पे कैंडल्स लगाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आल्टर। वैसे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अटिक यहाँ पे गलत है। अटिक की जगह पे अटैक हो सकता है। ठीक है, अटिक जैसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिडंट यू को अंडरलाइन किया हुआ है। आई इमेजिन यू हैव, यू हैव, यू, यू के बाद क्या लगा है? हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव लगा है। तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी तो हैव सही बनेगा। तो यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो हैवंट यू विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो सबसे आसान टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से लग रहा है ये भी क्वेश्चन टैग का ही है क्या? योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, तुम्हारी सबसे बड़ी बहन जो है सो एक बड़े शहर में रहती है। डज शी, डज शी क्यों होगा? डजंट शी होना चाहिए, डजंट शी होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो है सो क्या है? सेंटेंस
सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट में तो डू या डज ही उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, जब हमको यूज़ करना होता है सेंटेंस को निगेटिव में या इंटरोगेटिव में, तो डू या डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डज शी की जगह पे क्या हो जाएगा साथियों, प्रेजेंट शी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है। लोग इसको देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, आपको ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शंस को देख करके समझना है। ABCD दिया हुआ है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 6 नहीं दिया है, पहला सेंटेंस ढूंढना है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, सर क्या करें, ऐसे करें वैसे करें, इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, इट इज़ अ पार्क। इट इज़ अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। किसी एक पार्क के बारे में कह रहा है कि यह एक पार्क है जो कि दूसरों से डिफरेंट है। तो क्या, किसके बारे में कह रहा है पता नहीं है। इट तो एक प्रोनाउन है ना, किसी नाउन के बदले में आया होगा, तो पहले नाउन का आना जरूरी है ना, बिना नाउन के आए हुए प्रोनाउन कैसे आ जाएगा। तो ए से तो शुरू करेंगे नहीं। बी पे आते हैं। वन डिफरेंस इज दैट, एक अंतर तो यह है, एक अंतर यह है, किस चीज में अंतर के बारे में बात कर रहा है, यह भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। सी को ऑब्जर्व ही नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है सी। डी को देखते हैं। डी कह रहा है अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क। अब देखिए यहाँ पर एक पार्क का नाम आ गया, अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क, पार्क का नाम आ गया। अब इसके लिए हम लोग इट का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इट का यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पार्क जो है सो नॉन लिविंग है, तो इसके लिए इट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे भारत दर्शन पार्क आ गया तो डी नंबर वाला स्टेटमेंट जो है तो पहला हो जाएगा, ए और सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब डी पहला हो गया तो आपको पता ही कि डी के बाद ए आएगा। डी के बाद ए कहाँ है, दूसरे नंबर ऑप्शन में है। दूसरे नंबर ऑप्शन में डी के बाद ए है, हो गया सही जवाब। 1 मिनट के भीतर भीतर बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। आइए, यहाँ से शुरू होता है हमारा क्लोज टेस्ट। असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है जो आपके टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट करता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ यू थॉट दैट योगा वाज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ऑड शेप्स, अगर तुमको ऐसा लगता था कि योगा जो है तो सिर्फ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग है, एकदम इमिट ट्विस्ट कर रहा है, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग है अपने शरीर का योगा, तो इट्स टाइम टू रिथिंक, तो फिर समय आ गया है कि तुम उसके बारे में दोबारा सोचना शुरू करो। इट इज डैश मोर, इट इज मेनी मोर काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। ऑल मोर, फ्यू मोर तो होता ही नहीं। इट इज मच मोर, मतलब उससे बढ़ कर के है, उससे बढ़ कर के है। इट इज मच मोर। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इट इज मच मोर, ठीक है। बेंडिंग इन और ट्विस्टिंग ही नहीं है, उससे काफी ज्यादा आगे बढ़कर है, तो मच मोर हो जाएगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही आसान शब्दों में, गिविंग केयर, केयर देना, डैश योर बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इज योगा। अब केयर देना, जब हम किसी को केयर देते हैं तो फिर क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मच मोर के बाद हो जाएगा टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इज योगा। डिराइव्ड दैश द संस्कृत वर्ड, भाई डिराइव हुआ है तो डिराइव के साथ तो फ्रॉम लगेगा। ये ग्रामेटिकल फिलर है, काफी आसान है ये। डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, युज संस्कृत वर्ड से ये डिराइव हुआ है, विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट। यूनाइट करना और इंटीग्रेट करना इसका मतलब होता है, ठीक है। योगा इज डैश 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? योगा क्या है? एक 5000 वर्ष पुराना इंडियन बॉडी है, ज्ञान का इंडियन बॉडी है, और हो जाएगा यहाँ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी डैश द माइंड एंड ब्रेथ। अच्छा, हार्मोनाइज करना है तो हार्मोनाइज किसी दूसरे के साथ हार्मोनाइज होता है। हार्मोनाइज के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? विथ वर्ड यूज करते हैं। हार्मोनाइजिंग द बॉडी विद द माइंड, यानी कि शरीर को मस्तिष्क और श्वास के साथ हार्मनी में लाना, सौहार्द में लाना, मेल जोल में लाना, इसी को तो हम योगा कहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों 25 क्वेश्चन ओवर हो गए और आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। मेरे भाई लोग क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। कल से मैं बैंकिंग पैटर्न पे भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन लाऊं, या वोकैबुलरी का कुछ क्वेश्चन लाऊं, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन लाऊं, या कुछ एरर के क्वेश्चन तो मैं निश्चित तौर पर ही लेकर के आऊंगा, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन बेस्ड होंगे, जो कि IBPS क्लरिकल IBPS PO 2023 को टारगेट करते हुए मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो मेरे भाइयों मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए।